that reminds me of a time when I got married 40 years ago. And I've already become so nostalgic. So now, the next event is impromptu competition. And this is an opportunity to remind yourself of what happened in the past. Number 1, Coach Gitanjali. Number 2, Coach Navendu. Number 3, Coach Naren Kumar. Number 4, Coach Kamlesh Bhatt. Number 5, Coach Indu Bala. Number 6, Coach Vinay Luthra. Number 7, Coach Vineet Saxena. Next is Coach Vineet from Chandigarh chapter. Next, Coach Saurabh Tiwari. Next is Coach Yashika. Next is Coach Ashok Gupta. Next is Coach Rajesh Bansal. Okay. Should I? That reminds me of the time. बात उन दिनों की है 5 marks. Quality of communication 10 marks. Quality of reliving 10 marks. Relevance of incident to the topic 10 marks. Enthusiasm 5 marks. Closing 5 marks. Relevance of incident to the topic 10 marks. Enthusiasm 5 marks. Closing 5 marks. Timing 5 marks. Total 50 marks. किसी को कोई डाउट कुछ नहीं है. It's very clear to everybody. वो इस वक्त तक जाती है. मोबाइल बंद करो. दोस्तों, मेरा टॉपिक है आइसक्रीम। बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक छोटा भाई है और वो बहुत ही नॉटी है और उस समय भी बहुत नॉटी था, अब भी बहुत नॉटी है। तो जो भी चीज़ घर में आती थी वो चुपचाप से जो उसे पसंद होती थी वो खा लेता था। जैसे अगर रसगुल्ले आए वो उसके फेवरेट थे तो वो खा लिए, आइसक्रीम आई तो मेरे लिए बचती नहीं थी। तो ऐसा ही हुआ कि एक बार आइसक्रीम आई बाहर से और फ्रिज में रखी हुई थी, तो मुझे पता ही नहीं चलता था वो कब ऐसा कर लेता था। उसने आइसक्रीम खा ली और मैं ढूंढती जा रही कि आइसक्रीम कहाँ है। तो और जब मुझे नहीं मिली और मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, तब मेरी मम्मी को मैंने शिकायत करी। फिर उसके बाद तो घर में मैंने स्यापा डाल दिया कि आइसक्रीम है ही नहीं, कहीं से भी लेके आओ मेरे लिए आइसक्रीम। उसको बुलाया गया, उसको डांट पड़ी क्योंकि वो खा चुका था और मैं ये बोलने लगी जैसे भी ये निकालो, इसकी चाहे पेट से निकालनी पड़े, निकाल के मुझे दो। बट उसको इतनी डांट पड़ी, उसके बाद उसने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करी। लेकिन मुझे तो आइसक्रीम खानी ही थी, तो मेरे लिए उस वक्त क्योंकि वो मैंगो ड्यूड थी और मुझे मैंगो ड्यूड बहुत पसंद है, तो मेरे लिए स्पेशली 5 मैंगो ड्यूड्स आई, उसके साथ 2 कुल्फी आई और वो मैंने बड़े आराम से बैठ के उसको चुरा के इस रात को सारी खा ली। इस तरह से मैंने उसको दिखा दिया कि अब तेरी ये जो गलती है तू कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों, जब भी बात आती है आइसक्रीम की तो मुझे वही दिन अपनी जिंदगी का याद आ जाता है जब मैंने वो आइसक्रीम अपने भाई से उसको डांट पड़वा कर खाई थी। थैंक यू।
मेरा टॉपिक है सॉक्स। दोस्तों बात उन दिनों की है जब मेरी नई कॉलेज में एडमिशन हुई थी। तो पहले मेरी सॉक्स जो स्कूल की थी वो पहन के थक गया था। तो मैंने कहा अब मैं डैडी को कहता हूँ मुझे नया सॉक्स का ना 6 पेयर दिलाएं। तो हम 17 चले गए। डैडी कहते यार ऐसा है, तब 20 साल पुरानी बात है, 25 साल, कहते 100-150 रुपया है, इतने में जितनी तेरे को चाहिए सॉक्स ले लो। तो मैं तो डैडी से 100-150 लिया। कहते अगर अगले साल तेरे अच्छे नंबर आएंगे मेरे से डबल ले लियो, चाहे 12 जोड़े ले लियो। तो मैं सॉक्स लेने 17 सेक्टर पहुंच गया। तो 17 सेक्टर में मैंने सॉक्स देखी, वो कोई 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली, 50 रुपये वाली। पार्क एवेन्यू की मुझे बड़ी पसंद आई, वो 500-600 की थी। तो वो दुकानदार ने 15-20 पैकेट बिछा दिए मेरे आगे, कहते जो पसंद है आपको ले लो। तो मुझे वो जो मेरी जेब में तो 100-150 थे, 500 की मैं कैसे लेता। तो मैंने वो जो 100-150 वाली सॉक्स थी, 6 पीस आए थे, तो वो मैंने पैक कराए, घर चला गया उसे कह के। तो जब घर गया तो उसे खोला तो उसमें देखा उसने गलती से 500 रुपये वाली पार्क एवेन्यू की सॉक्स डाल दी एक बार। तो लास्ट में मेरा खुश हो गया, अरे वाह क्या बढ़िया चीज़ मिल गई, मेरे पसंद की चीज़ मिल गई। बस रात को नींद नहीं आई। अब मैं क्या करूँ, कैसे जो है उसकी तो नुकसान हो गया। अगर मैं ऐसे लालच करूँगा तो उसका क्या होगा। तो अगले दिन मैं वापस गया उसकी शॉप पे, 17 से थोड़ा सा मन सा वो करके। मैं क्या सर ये आपने ना गलती से आपके सेल्समैन ने, एक्चुअली मैंने ये 150 वाली ली थी, ये 500 वाली दे दी। तो कहता ओहो, कहता ये हमारा 20 साल पुराना सेल्समैन था, इसको मैं डांट रहा था भी क्या कर रहा है यार तू भी, कहाँ गई सॉक्स। तो उसने मुझे कहा, सेल्समैन आया, उसने मुझे कहा बाबूजी मैं 20 साल पुराना इसके सेल्समैन हूँ, अगर आप ना करने आते तो मेरे को इन्होंने शक की निगाह से देखना था। तो आज मुझे कोई सॉक्स की बात करता है तो मुझे वो सबसे पहले याद आती है सॉक्स। थैंक यू। दोस्तों मेरा टॉपिक है खिड़की। बात उन दिनों की है जब मैं बचपन में कैथल शहर का रहने वाला हूँ, वहीं पे पैदाइश हुई थी। तो मैं वहाँ पे रहता था। हमारा करीब 4 मंजिल मकान होता था। उस मकान की खिड़की होती थी बेसिकली, और इस खिड़की से जैसे भी हम देखते थे बड़ा बाहर देखने बड़ा अच्छा लगता था। अब क्या हुआ कि एक बार बचपन की बात, जब मैं उस खिड़की के अंदर से झाँक रहा था, एक बंदर आया। कैथल में वैसे कहते हैं बंदर कुछ ज्यादा ही है हमारे वहाँ पे, कपिस्थल उसका नाम था एक्चुअली में। क्योंकि कपिस्थल मतलब कपी स्थल, बहुत ही ज्यादा बंदर होते हैं। तो वो बंदर आया, उसने मेरे को इतनी जोर से काटा और मेरे को इतना डर लगा कि मेरे को उसके बाद समझ में नहीं आया। पता लगा एक बंदर को मारने के लिए जैसे आए तो पता लगा 15-20 बंदर और आ गए वहां से। इतनी हालत खराब कि मेरे को समझ में आ रहा क्या करें। ऊपर से मेरे चाचा जी, चाची, सब लोग घर के जो मम्मी वगैरह आए और उसको भगाने के चक्कर में। लेकिन वो बंदरों को क्या होता है, सर्दियों में काफी सारे बंदर इकट्ठे होकर आते हैं। अब मैं जैसे ही वो बंदर देखा तो करीब 15-20 बंदर उस खिड़की के पास खड़े हो गए। तो मैं दोस्तों क्या बताएं, उस टाइम पे जो बंदर ने मेरे को काटा तो पता उसको लगने के बाद पता लगे जैसे घर में सबने बोला कि 14 इंजेक्शन लगेंगे आपको। और वो 14 इंजेक्शन लगवाने के लिए जैसे उन्होंने बताया तो मेरी तो और ही जान निकल गई कि क्या यार ये क्या पंगा हो गया। अब वो 14 इंजेक्शन के लिए जाना लगा तो पहला इंजेक्शन लगा ही था तो मेरी इतनी सट्टी पिट्टी घूम के मैं समझ में आ रहा क्या करूं। तब डॉक्टर ने बोला कि नहीं आजकल एक नया इलाज चल पड़ा है कि एक ही उससे इंजेक्शन से आपका काम ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको देख के तो दोस्तों जब भी मैं किसी खिड़की में खड़ा होता हूँ, खिड़की में खड़ा होते ही मेरे को ना वो बचपन की वो बंदर वाली सिचुएशन याद आ जाती है। और दोस्तों जब भी खिड़की की बात होती है और मेरे को वो खिड़की याद आ जाती है और खड़े होते मेरी आज भी जान निकलती है। बाय गॉड। दोस्तों मेरा टॉपिक है घड़ी। बात उन दिनों की है जब मैं पहली बार दंदू मामा से मिलने के लिए लखनऊ में, अभी 4 बाग पे ट्रेन रुकी ही थी कि मेरी हालत खराब हो गई। स्टेशन पे इतनी भीड़ थी, मुझे समझ में नहीं आता था उतरूं तो कैसे उतरूं। पीछे से भी धक्का पेश चल रही थी। मेरे हाथ में एक घड़ी थी जो मैं मामा जी के लिए प्रेजेंट के लिए तौर पे ला रहा था। दोस्तों तभी एक सफेद वर्दीधारी व्यक्ति भीड़ में से आया और उसने बोला लाइए ये सामान मुझको अपना दे दीजिए। मैंने उसको अटैची तो दी, साथ में उसने मेरी घड़ी भी मेरे हाथ से खींच ली। दोस्तों मैंने कहा मैं करता मरता क्या ना करता। दोस्तों थोड़ी देर में मैंने देखा वो सफेद वर्दीधारी व्यक्ति वो घड़ी लेके पुल की तरफ चल पड़ा। मैंने कहा भैया रुको रुको, ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो।
लेकिन उसने तो कान में जून तक नहीं रही। तभी वहां देखा मैंने, नंदू मामा हम मुझको रिसीव करने आए हुए थे। उन्होंने बोला था, भानेज रुको, टेंशन मत लो, टेंशन मत। अरे कैसे ना लूं टेंशन, जब मेरी घड़ी उस सफेद वर्दीधारी के पास जा रही है। देखते ही देखते वो बंदा पुल पे चढ़ गया। मैं जब पुल पे चढ़ने लगा, मैंने कहा ओ इतना बड़ा ठग मैंने नहीं देखा। वो पुल से नीचे उतरने लगा। दोस्तों जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो एकदम से टीटी मेरे सामने आ गया और उसने बोला, टिकट प्लीज। मैंने बोला, बाबूजी पहले उस ठग को पकड़ो, वो मेरी घड़ी लेके जा रहा है। उसने कहा, सारे बेटिकट धारी लोग यही बोलते हैं, तुमने टिकट लिया था? दोस्तों बड़ी मुश्किल से अपनी जेब में से टिकट निकाल के उससे पिंड छुटवाया और मैं उस सफेद वर्दीधारी के पीछे भागा। अब वो घड़ी लेके आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे चल रहा था। नंदू मामा पीछे पीछे चल रहे थे। नंदू मामा को एक ही कह रहे थे, अरे भानीज टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अरे दोस्तों मैंने उसको जाके पकड़ा। तभी तो उसने देखा कि एक कार के अंदर उसने मेरी घड़ी और मेरा सामान डाल दिया। मैंने उसको लपक के जैसे ही पकड़ा, मैंने बोला, ये क्या कर रहे हो? उसने बोला था कि भानीज मामा बोले थे कि तुमको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तभी मामा आ गए, बोले, ये हमारा वैगनआर, ये हमारा ड्राइवर पलटू है दोस्तों। और ये लेके हम सबको हंसने लगे। और दोस्तों आज भी तोहफे वाली कोई भी घड़ी देखता हूं तो मुझे वही मामा और वही पलटू याद आ जाता है। दोस्तों मेरा टॉपिक है आईना। और बात उन दिनों की है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, जबकि दहेज में सारा सामान आता है। और मेरे उसमें बस एक ही चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई थी वो थी आईना, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल मैं अपने हिसाब से बहुत ही खूबसूरत लेना चाहती थी, जिसके पीछे चूड़ियाँ, लिपस्टिक वगैरह सब लग जाए। लेकिन उन दिनों मेरे को नहीं, मुझे बेड के साथ वाले लेना है, बिल्कुल मैचिंग वाले लेना है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वो जो आईना था जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला था। तो बात करते करते हमारे 2-3 महीने हो गए थे। हमारे पूरे बेडरूम में एक बहुत बड़ा शीशा था, मैं उसमें तैयार हुआ करती थी। जितनी बार मैं उस आईने पे खड़ी होती थी, मैं हमेशा नरेश से कहती थी, काश मेरे पास एक ऐसा आईना होता जिसके बीच में चूड़ियाँ, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ रख सकती। बात करते करते बात बीत गई और फिर हमारा आ गया एनिवर्सरी का वक्त। और उस वक्त इन लोगों ने मेरे डिनर ऑर्गेनाइज किया था। और फिर उसके साथ जब हम लोग रात को घर पर आए और जब मैंने आके देखा और मेरे ही मनपसंद का एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेसिंग टेबल, जैसा कि आईना मैं चाहती थी वैसा आईना वहाँ पे था। तो दोस्तों इतना ही नहीं, उस आईने के पीछे नरेन ने मेरे लिए मेरे मजनूब पसंद की चूड़ियाँ, लिपस्टिक, परफ्यूम, ये सब कुछ रखा हुआ था। बहुत महंगा नहीं रहा होगा, शायद 2-3 हज़ार रुपये का उस वक्त रहा होगा, क्योंकि इतना महंगा तो चला नहीं करता था। लेकिन बात सिर्फ आईने की नहीं है, बात उसके दिल के सफ़ेद शीशे की है, जिस पे मेरी छाप हमेशा से उस पर रही है और रहेगी। जब भी मैं उस आईने की बात करती हूँ, फोटोग्राफ्स में देखती हूँ, मुझे याद आता है नरेन के दिल में अपनी छाप और वो प्यारा सा आईना। दोस्तों मेरा टॉपिक है बस। बात इन दोनों की है, जब मैं जलंधर में कॉलेज में पढ़ता था, करीबन 1977 की बात है ये। तो हम कपूरथला से जलंधर जाते थे भाई बस। तो बस उन दिनों में एक पंजाब रोड की बस होती, पंजाब रोड जलंधर, तो एक ही बस चलती थी, एक घंटे के बाद चलती थी बस। तो वो जब भी बस चलनी शुरू होती थी, उसके जितने भी कॉलेज के लड़के लड़कियाँ तो सब लाइन लगा के फटाफट चढ़ने शुरू कर देते थे कि चलो 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 चलो। तो कोई अपना रुमाल रख देता था, कोई कुछ रख देता था ताकि मेरी सीट बरकरार रहे। तो हम भी ऐसे चढ़ जाते थे। तो बस में कभी ऐसे खड़े होके जाना, कभी ऐसे खड़े होके जाना, कभी बैठ जाना। तो जो कंडक्टर होता था वो भी टिकट 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 करता करता निकल जाता था, उसको पता नहीं लगता था टिकट वाले है कितने यहाँ पर, क्योंकि 80-90% तो पास वाले होते थे उसमें। तो क्या हुआ, हमारे कॉलेज में हमारे साथ ही एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम भी फॉर्चुनेटली रश्मि था। तो वो और मैं हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो क्या हुआ, जलंधर से कपूरथला का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और रास्ते में बस खराब हो गई। बस खराब हो गई, पंचर हो गई, तो वो सब सवारियाँ नीचे उतर गई। तो गर्मी के दिन, जून जुलाई का दिन, महीना, इतना गर्मी। तो मैं उसको बोला चलो पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तो हम दोनों पेड़ के नीचे खड़े हो गए, बातें करनी शुरू कर दी। बातें करते करते उन्होंने अपना स्टेपनी वगैरह चेंज की और बस चल पड़ी। उसके बाद हम जलंधर पहुँचे और उसके बाद हमारा दोस्ताना शुरू हो गया, वो कई साल चलता रहा। तो आज भी मैं याद करता हूँ वो बस
जिसकी वजह से हमारा एक दोस्ताना अच्छा बना उसके साथ, उसके अभी तक वो बॉन्डिंग चल रही है। तो मैं बस याद आते ही मेरे को याद आता सी। शुक्रिया दोस्तों। मेरा टॉपिक है पायजामा। दोस्तों बात उन दिनों की है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उस वक्त लोअर्स, निक्कर, शॉर्ट्स ऐसा कोई फैशन था नहीं, तब पजामा ही चला करते थे। थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो घर वालों ने सोचा इसको एक पजामा दिला दें। मेरे लिए मुझे याद है आज भी, वो खादी का पजामा था, सफ़ेद कलर का पजामा, बिल्कुल मेरे साइज़ का, शायद थोड़ा सा लंबा था। और उसको मैंने स्टिच कराने के लिए, उसको छोटा कराने के लिए मैं अपने वहाँ एक दर्जी के पास गया और वहाँ पर मैंने उससे वो स्टिच करा के छोटा कराया। उस वक्त पजामास के साथ कोई कुर्ता नहीं पहनता था, कोई टी शर्ट, कोई शर्ट या जो भी हो वो पहन लेते थे। शाम को क्योंकि वो नया नया पजामा था, मैं उस पजामे को पहनकर रोज़ खेलने जाना, शाम को वॉक करते रहते, हम सारे दोस्त खूब खेलते रहते थे। वो सफ़ेद कलर के पजामे में मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि मैं उसको आज भी बयान नहीं कर सकता। वो समय एक ऐसा था कि जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम हर व्यक्ति संघर्ष करता था। वो सफ़ेद कलर का खादी का पजामा आज भी मुझे याद है कि उसको पहना जिस दिन, उस दिन मुझे ऐसा लगा था मेरे पंख उड़ गए और मैं उड़ रहा हूँ। कहाँ कहाँ नहीं मैं उसको घूमा पहन के, कभी साइकिल चलाई, कभी स्कूटर पे गया अपने ब्रदर के साथ, कभी कहीं कभी कहीं। दोस्तों उसके बाद आज अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे क्लोथ्स हमने खरीदे, मान्यवर से, कहीं से भी। लेकिन आज भी जब भी पायजामे का जिक्र होता है तो मुझे वही 7th स्टैंडर्ड का पजामा याद आता है जिसकी वजह से मेरे को इतनी खुशी मिली थी। थैंक यू। दोस्तों मेरा टॉपिक है गुल्लक। तो बात उन दिनों की है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था और मुझे जिद थी अपने पापा से। मैंने कहा मुझे गुल्लक चाहिए और वो कहने लगे तू गुल्लक का क्या करेगा, जो तुझे सामान चाहिए मैं ला के दे सकता हूँ। मैं कहा मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, मैं ज़रूरी तो नहीं आपसे हर सामान मांग लूँ, तो मुझे अपनी ये गुल्लक चाहिए ही चाहिए। वो कह रहे चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए गुल्लक ला दूँगा। उसके बाद वो बाज़ार गए और बाज़ार से गुल्लक ख़रीद के ला के दिया उन्होंने। और उस गुल्लक पिगी बैंक की जैसा था। उस गुल्लक को देख के ही मैं फूले नहीं समा पाया कि गुल्लक एक मतलब एकदम बहुत ही प्रीटी गुल्लक था, जैसे कि क्या कहें कि मैं उसे देखते ही रहता था जब देखो। फिर मैंने धीरे धीरे पापा से पैसे मांगने शुरू किए। मैं कहा पापा मुझे 2 रुपये चाहिए चीज़ खाने के लिए। उन्होंने कहा 2 रुपये, चीज़ तो घर में रखी हुई है। मैं कहा मुझे तो आइसक्रीम खानी है। कह रहे आइसक्रीम कोई नहीं, मैं ला दूँगा। लेकिन नहीं बाहर आ रखा है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरे को 2 रुपये चाहिए। उन्होंने कहा ये ले 2 रुपये। मैं गया दोस्तों और मैंने अपनी गुल्लक देखा, बहुत मुस्कुराते हुए देखा, उसमें पहला शगुन का 2 का सिक्का मैंने उसमें डाल दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ कि आज मेरे पास गुल्लक है और जो मेरे कमाई की शुरुआत हुई है वो आज इस गुल्लक से शुरू हुई है। उसके बाद मैं मम्मी के पास गया। मैं कहा मम्मी मेरे को चीज़ खानी है, मुझे पैसे चाहिए। मम्मी कहने लगी अभी तो तेरे पापा ने तेरे को 2 रुपये दिए थे। मैं कहा मम्मी वो तो मेरे से, मैं जब चीज़ लेने गया तो मेरी जेब में से वो गिर गए, उसके बाद मुझे पता नहीं वो कहाँ गए। तो मम्मी ने कहा कि चल देख अब तू मेरे से मजाक तो नहीं करता ना। मैं कहा नहीं मम्मी मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे से गिर गए 2 रुपये। मम्मी ने फिर और 5 रुपये दिए। मैंने कहा मम्मी 5 रुपये ले गए। उसके बाद मैंने गुल्लक में डाल दिए। वो गुल्लक धीरे धीरे उसमें पैसे बढ़ते गए और जब उसमें 101 रुपये हो गए उसके बाद मैंने उसको निकाला और अपने लिए एक खिलौने वाली बंदूक लेकर आया। और वो दिन मुझे आज भी याद है जो मैंने अपनी खुद की मेहनत से पैसे इकट्ठे करके वो बंदूक लेकर आया और उसे लेकर मैं बहुत खुश हुआ। आज भी वो दिन मुझे। दोस्तों मेरा टॉपिक है जूते। दोस्तों बात उन दिनों की है जो मैं अभी कॉलेज में आया था। वैसे तो मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट थे और हमें हमेशा बाटा लिबर्टी के जूते पहनने को मिले। लेकिन दोस्तों तभी वुडलैंड आया और वुडलैंड के इतने बढ़िया जूते होते थे, इतनी तगड़ी एडवर्टाइजमेंट होती थी कि हमारे जैसे हर जवान का मन करता था कि वुडलैंड का जूता मिल जाए किसी ना किसी तरीके। हालांकि हम बोल नहीं सकते थे कि 300, 350, 400 का नॉर्मल जूता आता था उस समय और वुडलैंड की स्टार्टिंग है 1100 रुपये। लेकिन दोस्तों टू माई सरप्राइज माई पेरेंट्स बॉट मी ब्यूटीफुल शू एंड दे टुक मी टू द शोरूम हिमसेल्फ। अपने आप लेके गए और मुझे वुडलैंड का बहुत प्यारा जूता लाया।
दोस्तों उस जूते से मुझे इतना पसंद आया, मैं उस जूते का इतना ध्यान रखता था, घर आके उसे पॉलिश करना है, पूरा उसके लिए ध्यान रखना है। पहला जूता था जिसको मैंने जिंदगी में 3 साल रखा, वरना हम इतना खेलते थे, इतना दौड़ते थे कि 6 महीने में जूता हमारा घिसघिसा के खत्म हो जाता था। और उस जूते का मैंने इतना ध्यान रखना, घर आके पॉलिश करना है, बारिश आ रही है तो बाहर से अंदर रख लेना है, इतना ध्यान रखता था उस जूते का। दोस्तों पहली बार जब जूता पहन के मैं कॉलेज गया तो मजा आ गया, क्योंकि इतना अच्छा ब्रांडेड जूता बहुत ही कम लोगों ने पहना हुआ था। आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आज भी उसके बाद मैंने कितने ब्रांडेड जूते पहन लिए, नाइकी क्या, अरमानी क्या, और मतलब हश पप्पी शोपी सब पहन लिए। लेकिन आज भी जब बात होती है शूज की तो वो मुझे वुडलैंड का जूता याद आता है, ब्लैक कलर का, जो मैंने पहना था और पहन के आई वाज ऑन द 7th हेवन। मुझे इतना अच्छा लगता था कि मुझे पहला जूता ऐसा मिला है एंड उस जूते को मैंने इतना यूज किया कि आज भी जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं उनको भी वुडलैंड का जूता जरूर दिलाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये बात उन दिनों की है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, मैं, मेरी बहन और मेरा भाई। हम लोगों को बहुत शौक हुआ करता था कि कहीं हम लोग घूमने जाए। एक बार एक बात है, हम लोग कहीं घूमने गए थे और वहाँ पर ना जैसे 2 रूम्स लिए पापा ने जुड़े हुए, ठीक है। तो जैसे ही वो रूम उन्होंने लिए हम लोग तो खुश हो गए। पहले हम लोग को समझ नहीं आया कि हम कौन से रूम में जाए, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, और हम लोग घूमे जाए। मुझे आज भी याद है, वो जो रूम था, वो जो होटल था वो पहाड़ों में था, तो उसके शीशे के बाहर थे बंदर। हम लोगों ने उनके साथ खेलना शुरू किया और उसी में हमने एक खेल इन्वेंट किया। वो था एक रूम से निकल के दूसरे रूम में जाना और एक दूसरे को बंदूक मार के वापस छुप जाना। तो यही हमारी जो खेल था, घूमना, ये हमारा एक प्रेवलेंट खेल बन गया। हमने अब जब भी कहीं से होटल में जाना तो बस पापा को वही 2 सेम कमरे बुक करवाने और वही सेम गेम खेलती रहनी। ये हमारे बचपन की एक बहुत ही यादगार मेमोरी बन चुकी थी। ओके, माय टॉपिक वाज होटल। सो चलो कोई बात नहीं। मेरा टॉपिक है शैम्पू, नहाने वाला शैम्पू। दोस्तों बात उन दिनों की जब मैंने आज से 45 साल पहले अपनी दुकान खोली। मेरी दुकान है जनरल स्टोर की, ईस्टर प्लाज में। तो वहाँ मैंने सब सामान, बिसाती का सब सामान रखा था, जनरल स्टोर का भी, स्टेशनरी का, सब चीज़ें। तो उस समय मैं दुकान पे अकेले होता था, दुकान की थी तो सर्वेंट भी नहीं था उस समय। तो एक दिन एक बड़ी प्यारी सी महिला आई तो उसने कहा कि मुझे शैम्पू दिखाओ। तो मैंने शैम्पू निकाले, 6 शैम्पू निकाले और रख दिए मैंने। तो थोड़ा सूंघने में लग गई, ढक्कन खोला, उसने सूंघने लग गई वो शैम्पू भी, और कोई बात नहीं। तो उसे पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद कहीं कुछ और चीज़ दिखाओ, एक चीज़ और ली, उसने लेके और चलने लगी। तो मैंने जो उसका शैम्पू खोला था ना, उसका ढक्कन मैंने अपने पास रख लिया था। तो मैंने देखा कि वो ढक्कन तो मेरे पास है, शैम्पू है नहीं, और वो निकल के जा रही है। तो मैंने उसको बुलाया, बहन जी जरा ना जरा। वो आ गई बेचारी, लड़की सी थी, शॉल ओढ़ा हुआ था। तो मैंने, बहन जी आप देखा, आप यहाँ खड़े होते, काउंटर होता है नीचे होता है, मैं देखा कोई शैम्पू तो नहीं गिरा नीचे। अब उसने देखा, कहते नहीं भैया जी कोई नहीं गिरा शैम्पू, या तो मगर नहीं शैम्पू देख कम है, मैं गिन के लाया था 6 पीस, 5 ही है, एक ढक्कन पे जाओ मेरे पास, शैम्पू कहीं इधर हो गया। और वो भी तक आ गई, उसे भी समझ में आ गया कुछ बात है। मैंने कहा देखो अपने कहने मेरे पास कोई जेब ही नहीं है, मगर जेब नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं देखो तुमने हाथ में रखा, उसने हाथ में खा दिया मेरे। तो शोल उड़ा हुआ था उसने, मेरा शोल हटाओ जरा अपना। तो उसने शोल हटाया अपना, तो मुझे कुछ लगा वो उभरा हुआ था। तो मैंने किसी बहन की जाकर मैंने बुलाया, माता जी जरा इधर आना, वो आई, मगर माता जी जरा एक बार मेरा काम कर दो, मेरा शैम्पू में दिखाई दे उनको, एक शैम्पू इनके पास है, जरा दे दीजिए उनको। तो उन्होंने 20 तक पता के लिए क्या है। और लड़की बेचारी अनजान सी थी, नहीं थी, मतलब अभी कच्ची चोट थी। तो उसने कुछ ही कहा, उसने खुद ही अपने हाथ से शैम्पू निकाल के दे दिया मुझे। और मैंने उसको हाथ जोड़ा, माता जी
थी वो बहन जी मतलब माता जी, मगर आगे से ऐसे काम मत करना, मैं अभी नया नया हूँ तो बड़ी घोड़ी बट्टा भी नहीं शुरू। और वो बात ये बिल्कुल सच्ची है, आपके झूठ नहीं है, मजाक की बात नहीं है। और मैं आज भी अपनी शैम्पू की बात होती है, वो याद आ जाता है वो दिन जब मैं अपनी दुकानदारी शुरू की थी मैंने। धन्यवाद। दोस्तों मेरा टॉपिक है पर्दा। दोस्तों बात उन दिनों की है जो मेरी नई नई शादी हुई थी। तो शादी में हम हनीमून पे गए। हनीमून पे कहाँ? शिमला। हमारा शिमला साथ पड़ता है, इसलिए वो सबसे बेटर प्लेस है। पर्दे का है। तो दोस्तों जब हम शिमला पहुँचे तो थोड़ा घूमे फिरे, जरा मॉल रोड पे भी घूम ले फिर लिए। तो बाद में जब होटल में आए, बुक करवाया कमरा, तो वहाँ देखा होटल में पर्दे ही नहीं है, विंडो पे पर्दे ही नहीं लगे हुए। मुझे कहती ये क्या, ये कैसा कमरा नहीं है, ये कैसा होटल है, और पर्दे ही नहीं है। हनीमून क्या खाक बनाओगे यहाँ पे? पर्दे तो है नहीं। मैंने कहा नहीं भागे वहाँ पर्दे होंगे, मैं अभी मैनेजर को फोन करता हूँ। मैंने कहा हेलो भाई, तो यहाँ पे पर्दे ही नहीं है, तुम्हारा होटल हनीमून है, लेकिन हनीमून कैसे बनाएंगे? पर्दे तो लगा दो भाई। कहते ही ठीक है, पर्दे भी लगा देते हैं, अभी लगाते हैं। तो थोड़ी देर वो पर्दा लगा गया। तो जो बेटा पर्दा लगा के गया वो भी आधा फटा हुआ है, कहीं से भी फटा हुआ है। मैंने कहा ये तो बड़ी खराब बात है। अब एक कमरा भी एक ही था। मैंने कहा ऐसे करते हैं, हम तू स्नान करने जा, मैं देखता हूँ इसको इसका जुगाड़ लगाता हूँ। तो मैंने उसको पर्दे को थोड़े सेफ्टी पिन लगा दिया, थोड़े सेफ्टी पिन लगा दी जहाँ से थोड़े फटे हुए थे। मैं ले भागो ना, देख अब ठीक हो गया बिल्कुल पर्दा। तो दोस्तों जब भी हम होटल के बाद में जाते हैं तो सबसे पहले पर्दा जरूर चेक कर लेते हैं, पर्दे ठीक ठाक लगे हुए हैं या नहीं। तभी हम हनीमून मनाते हैं। तो दोस्तों बीवी खुश हो गई, कहती हाँ अब ठीक है, बिल्कुल पर्दा बिल्कुल सेट है। तो मेरे को तभी वो पर्दे याद आ जाते हैं। All the participants have relived their past. Kindly settle down fast. Now I would request the Vice President of Chandigarh chapter, Coach Rajesh Bansal, to come and present the report. Chapter report.